हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक प्राचीन कालीन विश्वविद्यालय। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं प्राचीन काल में शिक्षा पद्धति क्या थी, बच्चे कैसे पढ़ते थे, कैसे कॉलेज थे, कॉलेज जो थे, विश्वविद्यालय जो थे, उनमें कितने टीचर्स थे, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपने क्लास को स्टार्ट किया है तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखें, और यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको सबसे पहले चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी, यानी टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा, कवर कराया जाएगा। उसके बाद इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड PYQs करवाए जाएंगे। तो बिना देरी किए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले एजुकेशन बताया गया कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन क्या चीज़ है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि भारतीय शिक्षा के संदर्भ में SS अल्टेकर के शब्दों में प्राचीन भारतीय सभ्यता विश्व की सर्वाधिक रोचक एवं महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता के समुचित ज्ञान के लिए हमें इसकी शिक्षा पद्धति का अध्ययन करना आवश्यक है, जिसने इस सभ्यता को 4000 वर्षों से भी अधिक समय तक सुरक्षित रखा, उसका प्रचार प्रसार किया तथा उसमें संशोधन किया। महाभारत में शिक्षा के महत्व का वर्णन इस प्रकार से किया गया है कि नास्ति विद्या सम चक्षुर्नास्ति सत्य सम तपः सा विद्या विमुक्तये, अर्थात विद्या के समान नेत्र तथा सत्य के समान तप कोई दूसरा नहीं है। इसे भारतीय संस्कृति में मोक्ष का साधन माना गया है। कहते हैं ना कि माता शत्रु पिता वैरी यो न बालो पाठिता न रोचते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। बताया भी गया है कि यदि जो माता अपने बालक को शिक्षा ना दे वो बैरी होती है, और वो पिता शत्रु होता है जो अपने बालक को शिक्षा ना दिलवाए, क्योंकि ना रोचते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। जिस प्रकार से हंसों की सभा के मध्य बगुला शोभा नहीं देता, उसी प्रकार से विद्वानों की सभा में अनपढ़ बालक शोभा नहीं देता। तो यहाँ पे बताया गया है फ्रेंड कि विद्या के समान नेत्र तथा सत्य के समान तप कोई दूसरा नहीं है, और इसे ही भारतीय संस्कृति में मोक्ष का साधन माना गया है। चूंकि भारतीय मनीषी भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता पर अधिक जोर देते रहे हैं, प्राचीन भारतीय साहित्य तथा विदेशी यात्रियों के विवरण से पता चलता है कि यहाँ शिक्षा के पाठ्यक्रम में 4 वेद, 6 वेदांग, 14 विधाएं, 18 शिल्प तथा 64 कलाएं आदि सम्मिलित थे। तो फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राचीन विश्वविद्यालय। यहाँ पर तक्षशिला के बारे में बताया गया है। तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में बताया जा रहा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित कहाँ है, तो वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी था। वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी थी। महाभारत के अनुसार राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने इसे जीता तथा यहीं प्रसिद्ध नाग यज्ञ का आयोजन किया था। तक्षशिला दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय है। विश्व का सबसे पहला एवं सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, तो ये तक्षशिला है। तक्षशिला में कौशल के राजा प्रसेनजित, मगध का राजवैद्य जीवक, महाकूटनीतिज्ञ चाणक्य, बौद्ध विद्वान वसु बंध आदि ने शिक्षा ग्रहण किया था। सन 1912 से 1929 ईस्वी तक जॉन मार्शल के निर्देशन में यहाँ खुदाई करवाई गई। यहाँ से 3 प्राचीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं, जो भीर का टीला, सिरकप तथा सिरसुख हैं।
तक्षशिला विश्वविद्यालय आयुर्वेद औषधि शास्त्र के अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त था। राजनीति और शस्त्र विद्या की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आगे हम देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया गया है कि प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्रों में नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी में किए थे और इस विश्वविद्यालय में 8 बड़े कमरे तथा व्याख्यान के लिए 3000 छोटे कमरे बने हुए थे। यहाँ भारत के अतिरिक्त चीन, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया, मध्य एशिया आदि देशों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ लगभग 10,000 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए करीब 2,000 शिक्षक थे। वेनसांग ने यहाँ 18 महीने तक रहकर अध्ययन किया। वेनसांग के समय इस विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र थे और ऐसा कहा जाता है कि जो ये कुलपति शीलभद्र थे, इन्हीं की नोट्स को पढ़कर वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा को पास किया था। आगे बताया गया है कि इत्सिंग ने यहाँ रहकर 400 संस्कृत ग्रंथों की प्रतिलिपियां तैयार की थी। यहाँ का धर्मगज नामक 3 पुस्तकालय 3 भव्य भवनों रत्न सागर, रत्नोदधि तथा रत्नरंजक में स्थित था। वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार की राजधानी पटना से लगभग 90 किलोमीटर दूर नालंदा जिले के राजगीर नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ बौद्ध धर्म के अतिरिक्त वेद, योग शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, तंत्र विद्या, हेतु विद्या, सांख्य दर्शन आदि ग्रंथों की भी शिक्षा व्याख्यानों के माध्यम से प्रदान की जाती थी। कौन कौन से? तो वेद के अतिरिक्त योग शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, तंत्र विद्या, हेतु विद्या, सांख्य दर्शन, इसके अतिरिक्त ग्रंथों के शिक्षा भी व्याख्यानों के माध्यम से प्रदान की जाती थी। यहाँ अध्ययन अध्यापन का स्तर अत्यंत उच्च कोटि का था। शीलभद्र के अतिरिक्त धर्मपाल, शीलभद्र के गुरु चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती, प्रभामित्र, जिनमित्र और ज्ञानचंद्र आदि विद्वान भी उल्लेखनीय हैं। हर्ष के पश्चात इस विश्वविद्यालय की ख्याति लगभग 12वीं शताब्दी तक बनी रही। 9वीं शताब्दी में इसकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति से प्रभावित होकर जावा एवं सुमात्रा के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक मठ का निर्माण करवाया और पाल शासक देवपाल से 5 गांव दान में दिलवाया। 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। आगे देखते हैं। नालंदा के विद्वानों ने तिब्बत में बौद्ध धर्म एवं भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। बौद्ध प्रचारकों में सर्वप्रथम चंद्रगोमिन का नाम आता है। इसके अतिरिक्त 8वीं शताब्दी के मध्य में बौद्ध विद्वान शांति रक्षित तिब्बत नरेश के निमंत्रण पर वहां गए और बौद्ध धर्म का उपदेश दिया। उन्हीं के निर्देशन में प्रथम तिब्बती बौद्ध मठ निर्मित हुआ। आगे हम देखते हैं वल्लभी विश्वविद्यालय। वल्लभी विश्वविद्यालय के बारे में बताया जा रहा है कि वल्लभी पश्चिम भारत में शिक्षा तथा संस्कृति का प्रसिद्ध केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इत्सिंग के अनुसार सभी देशों के विद्वान यहाँ एकत्र होते थे तथा विविध सिद्धांतों पर शास्त्रार्थ करके उनकी सत्यता निर्धारित किया करते थे। आगे इसके बारे में बताया जा रहा है कि वेनसांग के अनुसार यहाँ 100 बौद्ध विहार थे जिनमें लगभग 6000 हीन यानी भिक्षु निवास करते थे। वल्लभी विश्वविद्यालय में वेनसांग के अनुसार बताया जा रहा है कि 100 बौद्ध विहार थे
जिसमें लगभग 6000 हीन यानी भिक्षु निवास करते थे, वल्लभी उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कथा सरित सागर से पता चलता है कि यहाँ अंतर्वेदी गंगा का प्रदेश के ब्राह्मण अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए भेजते थे। कथा सरित सागर से पता चलता है कि अंतर्वेदी यानी गंगा क्षेत्र के प्रदेश के ब्राह्मण अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए वल्लभी विश्वविद्यालय में भेजा करते थे। वल्लभी नगर की स्थापना मैत्रक वंश के राजा भट्टार्क ने की थी। यह मैत्रक वंश की राजधानी भी थी। वल्लभी मैत्रक वंश की राजधानी भी थी। मैत्रक राजाओं ने इस विश्वविद्यालय को खूब दान प्राप्त हुआ, जिससे इसकी उन्नति होती गई। यह विश्वविद्यालय अपनी बौद्धिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध था। बौद्ध धर्म के साथ ही न्याय, विधि, साहित्य, वार्ता इत्यादि विषयों में उच्च शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी और इत्सिंग के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ से शिक्षा प्राप्त स्नातकों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाता था। आगे बताया गया है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बताया जा रहा है कि विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक उनका शासनकाल रहा है। इस टाइम पीरियड के दौरान इन्होंने यानी धर्मपाल ने इसकी स्थापना करवाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 6 महाविद्यालय थे। प्रत्येक में एक केंद्रीय कक्ष तथा 108 अध्यापक थे। केंद्रीय कक्ष को विज्ञान भवन कहा जाता था। यहाँ के आचार्यों में दीपंकर एवं श्री ज्ञान का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। यहाँ के स्नातकों को अध्ययनोपरांत पाल शासकों द्वारा उपाधियां प्रदान की जाती थी। स्नातकों को पंडित की उपाधि दी जाती थी। महापंडित, उपाध्याय तथा आचार्य क्रमशः उच्चतर उपाधियां थीं। 1203 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया तथा भिक्षुओं की सामूहिक हत्या कर दिया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की विशेषता थी कि विद्यार्थियों को प्रवेश से पूर्व द्वार पंडितों को साक्षात्कार देना पड़ता था। पूर्व द्वार आचार्य रत्नाकर शांति, पश्चिम द्वार वागीश्वर कीर्ति, वाराणसी, उत्तर द्वार नरोप और दक्षिण द्वार प्रज्ञाकरमती। प्रथम केंद्रीय द्वार रत्न वज्र कश्मीरी और द्वितीय केंद्रीय द्वार ज्ञान श्री मित्र गौड़ीय। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें, क्योंकि PYQ में ये कई बार पूछा गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का पूर्व द्वार कौन सा है, यानी उसका क्या नाम है, पश्चिम द्वार का क्या नाम है, उत्तर द्वार का क्या नाम है, दक्षिण द्वार का क्या नाम है, प्रथम केंद्रीय द्वार और द्वितीय केंद्रीय द्वार। तो फ्रेंड्स, आप इसकी एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। आगे हम देखते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय में दीपंकर श्री ज्ञान और अभयंकर गुप्त यहाँ के प्रमुख आचार्य थे। दीपंकर श्री ज्ञान यहाँ के कुलपति थे, जो 11वीं शताब्दी में तिब्बत नरेश चुनचुब के आमंत्रण पर तिब्बत गए और वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। वे हीनयान, महायान, वैशेषिक तथा तर्कशास्त्र के विद्वान थे। अभयंकर गुप्त तंत्रवाद के महापंडित थे। उन्होंने तिब्बती तथा संस्कृत में कई ग्रंथों की रचना किया। यहाँ के अन्य प्रमुख विद्वानों में रक्षित, वैरोचन, जेलारी, रत्नाकर, शांति, ज्ञानश्री, रत्नव्रज, तथागत, ज्ञानपद का नाम प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, इसके आगे हम देखते हैं ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के बारे में। ओदंतपुरी के बारे में बताया जा रहा है कि ओदंतपुरी वर्तमान बिहार में स्थित है। यह शिक्षा केंद्र की स्थापना पाल शासक रामपाल के समय 12वीं शताब्दी में हुई और यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था। उसके आगे हम देखते हैं
जगदल विश्वविद्यालय। पाल नरेश रामपाल ने 11वीं से 12वीं सदी में जगदला पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना करवाया था। जगदला विश्वविद्यालय तंत्रयान शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था और यहाँ के प्रमुख विद्वान विभूति चंद्र दानशील, मोक्षाकर गुप्त आदि तांत्रिक बौद्ध विद्वान थे। इन्होंने कई ग्रंथों का अनुवाद तिब्बती भाषा में किया। तो फ्रेंड्स, ये जो प्राचीन कालीन विश्वविद्यालय है ये यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा कोई क्या कहते हैं कि पीवाईक्यू आप उठा के देख लीजिए तो ऐसा कोई सत्र नहीं रहा है कि जिसमें सीधे सीधे प्राचीन विश्वविद्यालय से कोई प्रश्न ना उठा हो। आगे हम देखते हैं, थोड़ी सी जानकारी विज्ञान के बारे में लेते हैं कि प्राचीन कालीन समय में विज्ञान का क्या रोल रहा है, इसकी क्या भूमिका रही है। तो इसमें बताया जा रहा है विज्ञान के बारे में कि प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण प्रगति हुई, क्योंकि कृषि कर्म में ऋतुओं और मौसमों के परिवर्तनों की जानकारी की जिज्ञासा से ग्रहों का संबंध देवताओं से जोड़ा जाने लगा, जिससे खगोल विज्ञान का विकास हुआ था। और प्राचीन काल में व्याकरण और भाषा विज्ञान का उद्भव हुआ, क्योंकि ब्राह्मण एवं पुरोहित वेद की ऋचाओं और मंत्रों के उच्चारण की शुद्धता को बहुत अधिक महत्व देते थे। तो विज्ञान क्या है, इसके बारे में बताया गया ना कि प्राचीन काल में व्याकरण और भाषा विज्ञान का उद्भव हुआ, क्योंकि ब्राह्मण एवं पुरोहित वेद की ऋचाओं और मंत्रों के उच्चारण की शुद्धता को बहुत अधिक महत्व देते थे। गणित के बारे में बताया गया है कि भारतीय अंक गणित के अंतर्गत अंक गणना का सबसे प्राचीन उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और ईसा पूर्व 3री सदी में आकर गणित, खगोल विद्या और आयुर्विज्ञान तीनों का विकास अलग अलग हुआ। और गणित के क्षेत्र में प्राचीन भारतीयों ने 3 विशिष्ट योगदान किए: अंकन पद्धति, दार्शनिक पद्धति और शून्य की खोज किया। बीज गणित में भारतीयों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और हड़प्पा में बनी ईंट की इमारतों से ज्ञात होता है कि पश्चिमोत्तर भारत में लोगों को मापन और ज्यामिति का अच्छा ज्ञान था। और वैदिक साक्ष्यों में एक के आगे 12 बार शून्य लगाने से परार्ध, एक के आगे 12 बार शून्य लगाने को परार्ध कहा गया है। अंक चिन्हों के साथ 3री-4वीं सदी ईस्वी में बच्छाली पांडुलिपि का प्रयोग होता है। और रेखा गणित संबंधी सिद्धांतों के प्रतिपादन तथा विकास का प्रधान श्रेय बोधायन को दिया जाता है, जिसने वृत्त को वर्ग तथा वर्ग को वृत्त में बदलने का नियम प्रस्तुत किया। आर्यभट्ट ने त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम निकाला, जिसके फलस्वरूप त्रिकोणमिति का जन्म हुआ और कोण के ज्या का सिद्धांत आर्यभट्ट की पुस्तक सूर्य सिद्धांत में वर्णित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कोण की ज्या का सिद्धांत आर्यभट्ट की पुस्तक सूर्य सिद्धांत में वर्णित है। 5वीं शताब्दी ईस्वी में दशमलव के प्रयोग का अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। और आगे इसमें थोड़ा सा बताया गया है, जो ये गणित की टॉपिक है फ्रेंड्स, इसके बारे में ऐसा थोड़ा सा बताया जाता है कि सूत्र काल लगभग 600 से 640 ईसा पूर्व में सुलभ सूत्र से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और इसे मंडप बनाने तथा यज्ञ वेदी की विभिन्न आकृतियों जैसे वर्ग, आयत, चतुर्भुज, समबाहु, समलंब, ये सारी चीजें हैं, जैसे यानी कि समकोण हुआ, त्रिभुज हुआ, आदि चीजों की जो ये चीजें होती थी, इनके तैयार करने की जो विधियां हैं वो सुलभ सूत्र में बताई गई हैं। यानी कि जो सूत्र साहित्य है भारत में गणित शास्त्र के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। इन्हीं से ही ज्यामिति और रेखा गणित का भी ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे और एक मतलब बताई जाती है जानकारी ऐसे मिलती है कि एक प्रकार से 10 तथा 10 पर आधारित जो अन्य संख्याएं थी, यानी कि दशमलव पद्धति, दार्शनिक पद्धति का ज्ञान भी वैदिक काल के लोगों को था। यानी कि जो दशमलव पद्धति का ज्ञान है वो वैदिक काल के लोगों को था, क्योंकि ऐसा जो प्रमाण मिले हैं अंक चिन्हों के साथ, कहीं कहीं दार्शनिक पद्धति का प्रयोग, सर्वप्रथम जो बच्छाली अभी आया है, अभी ऊपर बताया गया बच्छाली के बारे में, तो बच्छाली पांडुलिपि से होता था, जो संभवतः 3री-4थी शताब्दी का है। और ये समकालीन जो गणित है, गणित पर प्रकाश डालने वाला एकमात्र ग्रंथ है।
इसमें वर्गमूल, भाग, अंकगणित एवं ज्यामितीय श्रेणियों की विषयों की व्याख्या, साथ साथ सम्मिश्र श्रेणियों की योग, समरेखीय समीकरण, द्विघात समीकरण जैसे विभिन्न विषय हैं उसमें भी थोड़ा बहुत प्रकाश डाला गया है। और ब्रह्मगुप्त जो थे ये प्राचीन काल में ब्रह्मगुप्त एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और उनका समय लगभग 7वीं शताब्दी माना जाता है। और ये ब्रह्मगुप्त थे, उन्होंने एक प्रसिद्ध रचना ब्रह्म स्फुट, एक हम पेज ले लेते हैं, यहाँ पे बताते हैं कि जो ये ब्रह्मगुप्त थे इनकी एक प्रसिद्ध रचना है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत है, इसमें वृत्तीय, चतुर्भुज, वर्ग, आयत इन चीजों की परिभाषा दी गई और व्याख्या भी बताई गई है इसमें ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में। और उसके बाद इसमें जैसे ये महावीर हैं तो महावीर 9वीं शताब्दी में इन्होंने बड़े ही मतलब सरल भाषा में विभिन्न प्रकार के वृत्तों का क्षेत्रफल निकालने की विधि भी बताया और उन्होंने वर्गमूल तथा घनमूल निकालने की भी ठोस प्रणाली का जो ये चीजें हैं ठोस प्रणाली की जानकारी दिया। और आते हैं भास्कराचार्य प्राचीन काल में, वो भी गणित के एक महान विद्वान है। तो भास्कराचार्य क्या बताते हैं, तो भास्कराचार्य ये भी एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और ये कहाँ के निवासी थे, तो दक्षिण भारत के निवासी थे भास्कराचार्य। और इनका जो भास्कराचार्य थे इनकी एक प्रसिद्ध रचना है भास्कराचार्य की जो प्रसिद्ध रचना है सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य की एक प्रसिद्ध फेमस बुक है इनकी और ये 4 भाग में विभाजित है। जो ये सिद्धांत शिरोमणि है ये 4 भाग में विभाजित है। इसका एक भाग है इसका लीलावती और दूसरा भाग है बीजगणित पर आधारित है, ये बीजगणित, और तीसरा भाग इसका ग्रह गणित है तथा चौथा गोला में विभक्त है। इसको ग्रह गणित कहा गया है, ग्रह गणित, और चौथी गोला में विभक्त है। गोला में चौथी जो इसकी पुस्तक है मतलब कि जो चौथा पार्ट है वो गोला में विभक्त है। और जो लीलावती है, लीलावती में समकोण त्रिभुजों पर प्रश्न और त्रिभुज के जो चतुर्भुज है, क्षेत्रफल है, आयतन है, इन सभी चीजों का वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स आपको थोड़ी सी और जानकारी दे दें, जो ये हमारे प्राचीन विश्वविद्यालय हैं फ्रेंड्स, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आपको थोड़ा जो प्राचीन विश्वविद्यालय हैं उनके बारे में बताते हैं कि जो हमारे प्राचीन विश्वविद्यालय हैं तो उनको यूनेस्को की धरोहर स्थल कब बनाया गया। कितने विश्वविद्यालय हैं जो यूनेस्को साइट में शामिल है, तो 4 हैं। 4 विश्वविद्यालय हैं जो यूनेस्को की साइट में शामिल है। सबसे पहले इसमें आता है तक्षशिला और दूसरे नंबर पर आता है नालंदा, तीसरे पे आता है सोमपुरा और चौथे पे आता है शांति निकेतन। तो तक्षशिला है, इसको कब सम्मिलित किया गया, 1980 में, नालंदा को 2016 में और सोमपुरा को 1985 में। और ये शांति निकेतन है तो शांति निकेतन को 2023 में सम्मिलित किया गया। और इसकी जो शांति निकेतन है ये नवीनतम है, इसकी स्थापना 1921 से 22 ईस्वी में की गई थी और रविंद्रनाथ टैगोर ने करवाया था। बाकी के जो ऊपर 3 है वो तो आपको पहले बता ही दिया गया। तो फ्रेंड्स जो ये विश्वविद्यालय है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इस टॉपिक को ये मतलब एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको एकदम से रट लीजिए और इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लें। तो फ्रेंड्स हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और इसके आगे की जो जानकारी है, अभी तो आज हमने सिर्फ गणित के बारे में चर्चा किया,
और आगे हम देखते हैं और कुछ जो टॉपिक हैं, जैसे खगोल विज्ञान है, ज्योतिष विद्या है, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इन सारी चीज़ों की जो जानकारी है हम कल नेक्स्ट पार्ट में देते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और अपनी सफलता को एक निश्चित आयाम देना चाहते हैं तो फ्रेंड्स हमसे ज़रूर जुड़ें, क्योंकि इस चैनल पर आपको पहले चीज़ों को विस्तृत रूप से पढ़ाया जाएगा, उसके बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर एवं इम्पोर्टेंट PYQ करवाए जाएंगे। ना कोई कोर्स लेना है, ना कोई फीस देनी है, आपको फ्री में चीज़ों को ग्रहण करना है, तो आप हमसे ज़रूर जुड़ें। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे की क्लासेस आसानी से मिल जाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।